हे ऑल राइट एंड वेलकम टू ऑल। आज की ये लास्ट वीडियो पार्ट रहने वाला है जिसमें हम कॉम्प्रिहेंसिव को कंप्लीट समझेंगे। यूपीएससी सी सेट का ये लास्ट कोर्स है, वीडियो नंबर 16। इससे पहले 15th वीडियो लेक्चर आपको मिल चुका होगा। नाउ इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सिमिलर टाइप के क्वेश्चन होते हैं। हम आपको बताएंगे कि एक परफेक्ट तरीका क्या होगा इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का। इंग्लिश के पैसेज होते हैं, जनरल कॉम्प्रिहेंशन होते हैं, ठीक है। तो ये होगा आगे ये कंप्लीट यूपीएससी जो सी सेट का कोर्स है, इस पर रीजनिंग होगी, कॉम्प्रिहेंसिव होगी, मैथ्स होगा आपका। इस पर पीडीएफ भी मिलेगी आपको, वीडियोस भी मिलेंगी। अगर आप ये कंप्लीट परचेज करना चाहते हैं जिसमें आपको वीडियोस ये सब टेलीग्राम में मिलेगा आपको, ठीक है। आप अपना टेलीग्राम का प्राइवेट नंबर देंगे हमें और हम आपको सभी एक ग्रुप में, प्राइवेट ग्रुप में ऐड कर लेंगे जहाँ पर सभी मटेरियल, सभी वीडियो आप एक साथ एक्सेस कर सकते हैं एक एप्लीकेशन की तरह, राइट। चलिए ये लेना कैसे है, फिर बहुत सिंपल है लेना। 499 रुपीज़ का है, ऑल ओवर इंडिया में क्वालिटी कंटेंट आपको मिलेगा प्लस अफोर्डेबल मिलेगा। आप क्या कर सकते हैं, दिए गए नंबर पे गूगल पे, फ़ोन पे कर सकते हैं। जो भी पेमेंट करेंगे उसकी स्क्रीनशॉट सेम नंबर पे व्हाट्सएप हमें करनी है और व्हाट्सएप में स्क्रीनशॉट पेमेंट की अपना टेलीग्राम नंबर, अपना नेम हमें सेंड करना है और हम आपको अपने प्राइवेट ग्रुप से ऐड कर लेंगे, राइट। जहां पर सभी आप टेलीग्राम के प्राइवेट ग्रुप में सभी मटेरियल आप एक्सेस कर पाएंगे ना। सबसे पहले इसको करवाने से पहले मैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझा देता हूं कि एक्चुअल में जनरल कॉम्प्रिहेंसिव या इंग्लिश के पैसेज कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहला ट्रिक है और कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं, ठीक है। कुछ ट्रिक्स भी होती हैं, कुछ स्टेप्स होते हैं। दूसरा सबसे बड़ी बात है इसमें कुछ जो पॉइंट आपको नोट करने हैं। सबसे पहला है रीडिंग स्किल बहुत फास्ट होनी चाहिए। देखिए ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं, देखिए सी सेट का कोर्स है, आपने रीजनिंग और जो मैथ्स है वो कर ली सपोज, ठीक है। बट इंग्लिश के अब सी सेट का क्या ये देते हैं कि बड़े बड़े पैराग्राफ देते हैं और क्वेश्चन सिर्फ एक होता है। तो सबसे पहले आपको रीडिंग स्किल तेज करनी पड़ेगी, फटाफट रीड करने का ट्राई करो। अब ये सिंपल सी बात होगी, मैं आपको कोई एक ऐसी टैबलेट नहीं दे दूंगा कि हाँ रीडिंग स्किल आपकी तेज होगी। सी सेट के कॉम्प्रिहेंसिव को सॉल्व करने के लिए वो आप पे डिपेंड है कि आप कितनी प्रैक्टिस करते हैं। जैसा आंसर राइटिंग में होता है, आंसर राइटिंग की हम डेली एक आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करवाते हैं आपको, वैसे ही रीडिंग स्किल डेली द हिंदू के एडिटोरियल्स को रीड करो, ठीक है। सिर्फ रीडिंग मारो, बुक्स की रीडिंग करो, न्यूज़पेपर की रीडिंग करो, तो रीडिंग स्किल इससे तेज होगी। जल्दी जल्दी पढ़ने की आदत डालो, ठीक है, ताकि आप जल्दी पूरा पैराग्राफ पढ़ लो, ठीक है। दूसरा, और ये आप पे डिपेंड करता है, मैं सिर्फ आपको बता सकता हूँ, गाइडेंस दे सकता हूँ कि इस तरह से सॉल्व करना है। पूरे क्वेश्चन अगर आप पढ़ोगे तो इतने ईजी क्वेश्चन होते हैं ना, सिर्फ आपकी रीडिंग स्किल पर डिपेंड करता है, क्योंकि आप पढ़ते पढ़ते थक जाते हो। सी सेट आपका यही चेक करता है कि आप कितनी तेज़ी से पढ़ते हो, राइट। चलिए सेकंड है आपका फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन। सपोज कुछ मान के चलो किसी एक पैसेज में फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन दी है तो उसको साइड में रख लो या अंडरलाइन कर लो, पहला ये, ठीक है। अब बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें होती हैं यहाँ पर कि कुछ पॉइंट दिए रहते हैं, उनको समझना है, ठीक है, समझना है। जैसे एक वर्ड है इन्फेरेंस, ठीक है। इन्फेरेंस इसका मतलब होता है लीड, आप उस पैसेज से क्या समझ रहे हो, ठीक है। हालांकि उस पैसेज में वो डायरेक्टली मेंशन नहीं होगा, बट उस पैसेज किस लीड तक पहुंचा रहा है, ठीक है, उसे इन्फेरेंस कहते हैं, राइट। एज्यूम्ड, कभी एज्यूम्ड भी लिखा आता है। एज्यूम्ड का मतलब होता है क्या सही है, ट्रू क्या है, पर वो मेंशन नहीं होगा, राइट। चलिए कंक्लूजन में क्या होता है, कंक्लूजन में तो बहुत सिंपल सा आंसर है। आपको अगर पूछा ना कभी कि आपको एक पैसेज दिया है, ये तीसरा पॉइंट बता रहा हूँ जो सबसे बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहता है आपके पैसेज को सॉल्व करने में, कि आपसे पूछा है कि आप कंक्लूजन क्या समझते हो, तो हमेशा याद रखना कंक्लूजन में पूरा पैसेज सपोज मान के चलो पढ़ रहे हो, तो जहाँ पर भी आपको लिखे लगे ना, देयरफॉर लिखा है, हाउएवर लिखा है, अकॉर्डिंग लिखा है, प्रूवन लिखा है, यानी कि उसके बाद की जो बातें की गई हैं वो आपका आंसर होगा। इतना सिंपल से है, ठीक है। जहाँ पर भी कंक्लूजन होगा वहाँ पर क्या है,
कंक्लूजन होगा देयरफॉर हाउएवर प्रूवन, इसके बाद की जो लाइनें लिखी होंगी ना वो आंसर होगा। अभी मैं ये सब चीज़ों को एक साथ मैं अप्लाई करके दिखाता भी हूँ आपको, ठीक है। मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ कि पर्टिकुलर आप चीज़ें करो, मैं इन सब चीज़ों को आपको लिख के भी समझाऊंगा, राइट, लिख के भी इनको समझाऊंगा, और जो मैंने अभी ये चीज़ें बोली हैं उसी के बेसिस पे आप फॉलो करेंगे। और ऐसा हम पिछले 15 वीडियोज़ में करते हुए आए हैं। आप सबको पता होगा यूपीएससी सीसेट का वीडियो कोर्स में 15 वीडियोज़ में ऐसे ही बताया है। मैंने कुछ बड़ा चढ़ा कर आपको नहीं बताया है, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, जो आपके लिए सफिशिएंट थी वो मैंने आपको बताई है, राइट। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन जल्दी जल्दी करते हैं और इसको अच्छे से समझेंगे। आप सबको पता है सबसे पहले एक पैसेज दिया रहता है, एक क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ क्या करना है। एक पैसेज दिया है और सबसे पहले क्या कर लो ना, उस क्वेश्चन के 4 ऑप्शन को जल्दी जल्दी पढ़ो। मतलब आपके समझ में बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए, पर 4 ऑप्शन देख लो कि क्या क्या है, ऊपर ऊपर देख लो। जैसे मैं इसको लगाऊंगा 5 सेकेंड सिर्फ, मैं कैसे पढ़ूंगा। सपोज टीबी इज नॉट क्यूरेबल डिजीजेज इन इंडियन सर्कमस्टेंसेज, क्यूरिंग टीबी रिक्वायर्ड मोर देन डायग्नोसिस, गवर्नमेंट सर्विलांस है, इंडिया विल फ्री डायग्नोसिस। मतलब मुझे पता चल जाएगा ऑप्शन देख के कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चन ये पूछे गए हैं। मतलब सिंपल सा मुझे जो पैसेज दिया उसके बेसिस पे ये बताना है कि ये स्टेटमेंट है या नहीं, तो इससे पता चल गया ना। तभी मैं 5 सेकेंड में, 5 सेकेंड से ज़्यादा ऑप्शन को नहीं देना, ठीक है। ऊपर ऊपर पूरे मत पढ़ो ये पूरे, पर एक बार ऑप्शन देख लो कि हाँ, क्योंकि कभी क्या होता है हम पैसेज देखते हैं फिर ऑप्शन हमें अलग से ही देखने को मिलते हैं, अलग से ही लगते हैं, तो वो हमें थोड़ा सा कंफ्यूज कर देता है। तो ट्राई ये करना कि सबसे पहले मैं ऑप्शन पढ़ लूँ। आप अपने क्या कर लो, ऑप्शन से पढ़ लो, खाली देख लो, पढ़ो भी मत, देखो सिर्फ, ठीक है। चलिए अब देखो, अब आ जाओ पैसेज में। अब पैसेज को पढ़ने का क्या होता है, मैंने सबसे पहले तो बताया था तेज पढ़ो, मतलब फास्ट पढ़ो। तेज क्या पढ़ो, फास्ट पढ़ो। तो मैं इसको कैसे पढ़ूंगा, मेजॉरिटी ऑफ टीबी इन्फेक्टेड इन इंडिया आर पुअर एंड लैक सफिशिएंट न्यूट्रिशन, सुटेबल हाउसिंग एंड हैव लिविंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रिवेंशन, टीबी देन डिवास्टेड फैमिलीज मेक द पुअरर पर्टिकुलर इफेक्ट टू वुमेन एंड चिल्ड्रन। ठीक है, ये मेरी हैबिट हो गई और मैं ये लगातार पढ़ते रह रहा हूँ, ठीक हो गया। बट अभी मुझे आपको करवाना है ये क्वेश्चन सॉल्व है, तो मुझे थोड़ी सी आपको बताना पड़ेगा कि क्या इससे चीज़ें निकल के आ रही हैं, राइट। चलिए आपको अंडरलाइन करना है बस, ए मेजॉरिटी ऑफ टीबी इन्फेक्टेड इन इंडिया आर पुअर एंड लैक सफिशिएंट न्यूट्रिशन। यहाँ पर ये बोल रहा है कि जितने भी टीबी इन्फेक्टेड पर्सन हैं भारत में, भारत के कॉन्टेक्स्ट में बात की जा रही है, वो बोल रहा है कि टीबी इन्फेक्टेड पर्सन पुअर हैं और उनके पास न्यूट्रिशन नहीं है, ठीक है। तो 3 चीज़ें हुई, टीबी इन्फेक्टेड पर्सन भारत के सिनारियो में बात कर रहे हैं, पुअर है और न्यूट्रिशन नहीं है, ठीक है। सुटेबल हाउसिंग नहीं है एंड हैव लिटिल अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रिवेंशन, और कैसे बचना है उनको ये भी नहीं पता। बस सिंपल सा ये पैराग्राफ था, ठीक है। और 2019 का, ऐसा नहीं कि मैं अपने कहीं से भी खुद बना रहा हूँ, ये सिंपल उठा के ला रहा हूँ। इतने ही सिंपल पूछे जाते हैं यूपीएससी में यार। आप जो कॉम्प्रिहेंसिव है ना, लोग रीजनिंग, जिसकी मैथ्स स्ट्रांग नहीं है, मैथ्स के लिए तो मैं आपको बोलता भी नहीं हूँ कि मैथ्स करो, आप रीजनिंग और कॉम्प्रिहेंसिव की रीडिंग स्किल से ही आपका जो सीसेट है पूरी अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो पहला आ गया समझ में। तो टीबी इन्फेक्टेड पर्सन जो भी भारत में है पुअर हैं, न्यूट्रिशन नहीं है और प्रिवेंशन नहीं है। टीबी देन डिवास्टेजेस फैमिलीज मेक द पुअर पुअरर, गरीब को और गरीब बना देता है। पर्टिकुलरली ये इम्पैक्ट करता है विमेंस को और बच्चों को, ठीक है, जिससे जॉब भी छूट जाती है। द ट्रूथ इज़ दैट, अब हाँ एक और बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि आपको सबसे पहला क्या है, तेज पढ़ना है और अंडरलाइन करते हुए चलना है, ठीक है। द ट्रूथ इज दैट इवन इफ टीबी डज नॉट किल दैम, हंगर एंड पॉवर्टी विल। यहाँ पर ये बोल रहा है, सच्चाई ये है कि अगर टीबी उनको नहीं मारती तो हंगर पॉवर्टी मार देगी। अनदर ट्रूथ इज दैट डीप सीटेड स्टिग्मा, लैक ऑफ काउंसलिंग, एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट एंड लैक ऑफ एडुकेट सपोर्ट फ्रॉम प्रोवाइडर एंड फैमिली कपल्ड विथ टॉर्चरस साइड इफेक्ट डिमोटिवेट पेशेंट। अब डीप सीटेड स्टिग्मा लोगों के मन में ये है कि लोगों को बताया नहीं जा रहा, एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट है, फैमिली उनको इनकरेज नहीं करती, विद डिजास्ट्रस हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस उसके हो जाते हैं, ठीक हो गया। अब ये पूरा पैसेज पढ़ लिया ना एक तरह से। अब देखो खुद आंसर लगाओगे तो आंसर खुद एलिमिनेट कर सकते हो। मेजर कीवर्ड को हमने हाईलाइट किया है, ठीक है। मैं खुद आंसर नहीं बताऊंगा, आप तक पहुंचाऊंगा, आप खुद ही उस आंसर को बता रहे होगे। चलिए पहला, टीबी इज नॉट, देखो ए ऑप्शन देखो, टीबी इज नॉट क्यूरेबल डिजीज इन इंडियन सर्कमस्टांसेस। अब देखो ना, कहीं पर भी एक मुझे लाइन उठा के दिखा दो कि जहां पर इनडायरेक्टली भी मतलब होगा
कि टीबी क्यूरेबल डिजीज़ नहीं है, ऐसा कहीं लिखा गया है क्या? नहीं लिखा गया है, तो डायरेक्टली इसको कैंसिल करो। और एक और चीज़, जब एक्सट्रीम वर्ड आते हैं ना, ओनली है, ऑल है, कंप्लीट एक्सट्रीम चीज़ें होती हैं, ठीक है, उस पर थोड़ा सा ध्यान रखना, वो गलत भी हो सकती हैं। ओके, तो पहला तो है ही नहीं। चलिए दूसरा देखो, क्यूरिंग टीबी, अगर टीबी सही करनी है या उसका इलाज किया जा रहा है, रिक्वायर्ड मोर देन डायग्नोसिस एंड मेडिकल ट्रीटमेंट। ये देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं, ये डायरेक्टली यहाँ चीज़ें बोल रहे हैं, ठीक है, कि टीबी जो है देखो उसको डायग्नोसिस और मेडिकल ट्रीटमेंट देने की ज़रूरत है, ठीक है, मतलब डायग्नोसिस से ज़्यादा, मेडिकल ट्रीटमेंट से ज़्यादा, ठीक है, टीबी को क्योर करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये वही चीज़ है, डिमोटिवेट, पेशेंट को डिमोटिवेट करता, तो डायरेक्टली मैं आंसर बी सही कर दूंगा इसमें, ठीक है। अब आपको कहोगे यार चलो बी आपने सही कर दिया सर, आपने कैसे कर दिया, ठीक है, मैं कहूँगा चलो ऑप्शन छोड़ दो इसको, सपोज ये नहीं होता, तो सी देखो, गवर्नमेंट सर्विलांस मैकेनिज्म इज डेफिशिएंट एंड पुअर पीपल हैव नो एक्सेस टू ट्रीटमेंट। ये देखो गवर्नमेंट सर्विलांस की कहीं पर बात की जा रही है क्या? और अपने मन से नहीं सोचना, जो यहाँ पर मेंशन है ना उसी के बेसिस पे सोचना है, तो ये गलत हो गया। इंडिया विल बी फ्री डिजीज लाइक टीबी ओनली व्हेन इट पॉवर्टी, इंडिया टीबी फ्री हो जाएगा, ठीक है, गलत, ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा बी। समझ में आया ये कैसे किया? अब एक और चीज़ मैं आपको एक रामबाण बता देता हूँ कॉम्प्रीहेंसिव का, जितने आपने प्रैक्टिस किए उतना आपका फ़ायदा होगा, जितनी आपने प्रैक्टिस किए उतना फ़ायदा होगा। हम सिर्फ आपको 4-5 स्टेटमेंट, 5-6, 10 कॉम्प्रीहेंसिव करा सकते हैं, उसका तरीका बता सकते हैं, बट इसमें सिंपल सी मतलब है यार, कॉम्प्रीहेंसिव प्रैक्टिस आपको करनी है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। सबसे पहले देखो ये स्टेटमेंट कुछ इस तरह का है, 1, 2 और 3, 1 और 2, B 2 3, मतलब यहाँ पर 2 ऑप्शन सही हो सकते हैं या एक ऑप्शन सही हो सकता है, मतलब इस टाइप का क्वेश्चन है, आपके माइंड में आ गया। अब 5 सेकंड आपने ले लिए, अब तुरंत कहाँ जाओ, पैसेज में आ जाओ। एक्सेस टू स्कूलिंग फॉर दोज, मतलब एक्सेस टू स्कूलिंग फॉर दोज कमिंग ऑफ स्कूल एज, जो बहुत रिमोट एरियाज़ में रहते हैं, इज़ क्लोज टू यूनिवर्सल, मतलब अगर उनको शिक्षा मिल जा रही है तो इसका मतलब है सभी को शिक्षा, इक्वलिटी है यहाँ पर, ठीक है, अपॉर्चुनिटी मिल रही है। बट एक्सेस टू क्वालिटी एग्जिबिट ए शार्प ग्रेडियंट एंड सोशियो इकोनॉमिक एक्ट्रेसेस, कोटास फॉर वीकर सेक्शन इन प्राइवेट स्कूल इज ए प्रोविजन। अब क्या है कि कभी कभी क्या होता है, जो रिमोट एरियाज़ में रहते हैं, गरीब होते हैं, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस अच्छा नहीं होता, तो उनके लिए कोटा बनाया गया है, किसमें? प्राइवेट स्कूल्स में, ठीक है, जो वीकर सेक्शन के लोग होते हैं, वो इंट्रोड्यूस किया गया राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009 में। ओके, इतना सिंपल सी आ गया। फिर मतलब यहाँ पर पहला तो यही है कि एक एक्ट लाया गया 2009 के बेसिस पर, जिसमें प्राइवेट स्कूल्स में भी वीकर सेक्शन को कोटाज मिलेगा, ठीक है। चलिए, द कोटा हैव इम्पोज्ड ए डिबेट ऑन इश्यू ऑफ सोशल इंटीग्रेशन। अब जो ये कोटा दिया जाता है ना, तो वो एक सवाल खड़ा करता है, बोल रहा है इम्पोज्ड, द कोटाज हैव इम्पोज्ड ए डिबेट ऑन इश्यू ऑफ सोशल इंटीग्रेशन एंड इक्विटी इन एजुकेशन दैट प्राइवेट सेक्टर हैव एस्केप्ड बाई एंड लार्ज, राइट। द आइडिया ऑफ इगैलिटेरियन, मतलब सभी लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी, कहीं पर इनइक्वलिटी नहीं है। एजुकेशन सिस्टम विथ इक्विटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एज इट्स प्राइमरी गोल। प्राइमरी गोल क्या है सरकार का? इगैलिटेरियन एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए। देयरफॉर द इम्पोजिशन ऑफ कोटाज हैज लेड टू रेजिस्टेंस समटाइम्स जस्टिफाइड। कभी कभी कोटा के लिए लोग लड़ते हैं कि कोटा क्यों दिया जा रहा है, ठीक है, पर जस्टिफाइड है। अब देखो सिंपल सी बात है, अब अगर आप पढ़ोगे ना डायरेक्टली अब अपने आंसर तक पहुंच जाओगे। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, विथ रेफरेंस टू अबव पैसेज, क्या एजम्पशन हम लगा सकते हैं, क्या एजम्पशन हम लगा सकते हैं इससे? पहला देखो, मेकिंग इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी ए रियलिटी इज़ द फंडामेंटल गोल ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम। देखो यहीं पर यही चीज़ें तो बोली जा रही है ना, कि देखो यही चीज़ें बोली जा रही हैं कि आइडिया ऑफ इगैलिटेरियन एजुकेशन सिस्टम। इगैलिटेरियन वही होता है जहाँ पर सभी लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, राइट। तो पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा, द प्रेजेंट इंडियन सिस्टम स्कूल सिस्टम इज़ अनेबल टू प्रोवाइड इगैलिटेरियन एजुकेशन। अब देखो सेकंड को पॉज कर दो थोड़ी देर के लिए, थर्ड पढ़ो। थर्ड देखो, एबोलिशन ऑफ प्राइवेट स्कूल एंड इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मोर गवर्नमेंट स्कूल इज़ द ओनली वे टू इंश्योर। अब देखो यहाँ ओनली वे है, और यहाँ पर इस पैसेज में कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा गया है कि आप प्राइवेट स्कूल्स को बंद कर दो। इवन गवर्नमेंट स्कूल का नाम ही नहीं लिया गया है। देखो यहाँ पर
कहीं पर गवर्नमेंट स्कूल के बारे में बात ही नहीं की गई है। यहाँ पर तो अगर अंडरलाइन जो मैंने किया है, देखो प्राइवेट स्कूल किया है, वीकर सेक्शन किया है, कोटास किया है, तो तीन तो दोनों गलत है। अब दूसरा सही है या नहीं, बिल्कुल सही है कि प्रेजेंट इंडियन स्कूल सिस्टम अनेबल है इगैलिटेरियन एजुकेशन को प्रोवाइड करने के लिए। यहाँ पर लिखा भी गया है, ये देखो, ये आइडिया है, ये आइडिया है कि इगैलिटेरियन एजुकेशन सिस्टम बनाना है। तो जब आइडिया है तो यानी कि मतलब अभी नहीं है ना, सिंपल सी बात है। तो यही तो होता है वर्ड का खेल। ओके, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा हमारा 1 and 2, 1 and 2। आई थिंक अब आपको ये समझ में आ गया होगा, राइट। चलिए नेक्स्ट आते हैं। मैंने कहा सेम कॉन्सेप्ट अपनाओ, देख लो कि हाँ 1 2 3 वाले हैं, तो माइंड में आपका बन जाएगा कि हाँ 2 या 3 में अब मुझे थोड़ा सा दिमाग बताना पड़ेगा कि 1 सही है, 2 सही है या 3 सही है, राइट। चलिए, अभी नॉट इनफ स्पेस आ गया था फ़ोन में, मैंने सोचा वॉइस रिकॉर्डिंग तो बंद नहीं हो जाएगी। आई थिंक आपको आ रही होगी, दोबारा रिकॉर्ड ना करना पड़े, ठीक है, क्योंकि एक बार जो हम बता देते हैं, अगर दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ जाता है तो कभी कभी दिक्कतें आ जाती हैं, ठीक है। देख लेंगे उसको, दिक्कत ना आने पाए। वैसे हम ट्राई ये करेंगे कि सही हो जाए सब, ठीक है, यानी कि सभी जो वॉइस रिकॉर्ड है आपको मिल जाए। ओके, वीडियो आपको मिल रही है, ऑडियो नहीं मिल पा रही है, फिर डिफ़िकल्टी हो जाएगी। ओके, चलिए। ओके, मैंने कहा था ये ऑप्शन यहाँ पर ये हैं। अब देखिए पैसेज क्या है, ए चेंजिंग क्लाइमेट, ठीक है, ए चेंजिंग क्लाइमेट, बदलता हुआ वातावरण, एंड इवेंचुअल एफर्ट्स ऑफ गवर्नमेंट हाउएवर रिलेक्टेंट, उतना ज़्यादा सही नहीं, टू डील विथ इट, इट कुड हैव ए बिग इम्पैक्ट ऑन द इन्वेस्टर रिटर्न, ठीक है। अब यहाँ पर देखो मोटा मोटा क्या बोला गया है, इन्वेस्टर रिटर्न के बारे में बात की गई है कि क्लाइमेट चेंज में, जो क्लाइमेट चेंज है उस पर अगर सरकार एफर्ट करती है तो इन्वेस्टर रिटर्न होते हैं। मतलब जो लोग हैं वो जैसे यूरोप का, जर्मनी का लोग यहाँ पर भारत में इन्वेस्ट करेंगे, राइट। ओके, तो पहला ये हो गया, इन्वेस्टर रिटर्न हो गया पहला, ये सिंपल सी बात कही गई। कंपनीज दैट प्रोड्यूस और यूज़ लार्ज अमाउंट ऑफ फॉसिल फ्यूल, मतलब ऐसी कंपनी जो प्रोड्यूस करती हैं या यूज़ करती हैं फॉसिल फ्यूल को, विल फेस हायर टैक्सेस एंड रेगुलेटरी बर्डन। सम एनर्जी प्रोड्यूसर में फाइंड इट इम्पॉसिबल टू एक्सप्लॉयट देयर नोन रिजर्व एंड बी लेफ्ट विथ स्टैंडर्ड एसेट, जो भी डिपॉजिट हैं ऑयल और कोल वाले। अब अदर इंडस्ट्रीज कुड बी अफेक्टेड बाय इकोनॉमिक डैमेज एंड कॉज्ड बाय मोर एक्सट्रीम वेदर। अब यहाँ पर देखो कीवर्ड है क्या, जो ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जो कोल और ऑयल बनाती हैं वो तो अलग हैं, बाकी जो दूसरी इंडस्ट्रीज़ हैं उन पे इम्पैक्ट पड़ता है एक्सट्रीम वेदर का, स्टॉर्म, फ्लड, हीट वेव्स, ड्रॉट का, अदर इंडस्ट्रीज़ पे, ठीक है। चलिए अब क्या है, क्वेश्चन है, रिलेक्टेंट का मतलब होता है नॉट श्योर, ठीक है, ये बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा, नॉट श्योर। ओके, चलिए अब पहला है, गवर्नमेंट एंड कंपनी नीड टू एडुकेटेडली प्रिपेयर टू फेस द क्लाइमेट चेंज। बिल्कुल सही बात है, ये देखो यहाँ पर एफर्ट्स ऑफ गवर्नमेंट की भी बात की जा रही है, कंपनीज के बारे में भी बात की जा रही है, तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा कि गवर्नमेंट और कंपनी को प्रिपेयर होना पड़ेगा कि क्लाइमेट चेंज, बढ़ते हुए क्लाइमेट चेंज से कैसे डील करें, ठीक है। दूसरा देखो, एक्सट्रीम वेदर इवेंट विल रिड्यूस इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ गवर्नमेंट एंड कंपनीज इन फ्यूचर। देखो यहाँ पर ये बोल रहा है, अगर पैसेज का लास्ट पॉइंट देखोगे ना, यहाँ पर बोला है अदर इंडस्ट्रीज कुड बी अफेक्टेड, हो सकती हैं, अदर इंडस्ट्रीज़ के बारे में बात की जाएगी। यहाँ पर गवर्नमेंट तो इंक्लूड है ही नहीं ना कंपनीज हैं दूसरी, तो यहाँ पर अदर इंडस्ट्रीज़ वाला की टर्म है, तो आप डायरेक्टली बी को एलिमिनेट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर ये बोला है कि ग्रोथ ऑफ गवर्नमेंट और कंपनी इन फ्यूचर। आपको पैसेज के अकॉर्डिंग आंसर करना है, ये भी चीज़ याद रखना आप लोग, ठीक है। तो दूसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा, तो दूसरा एलिमिनेट कर दोगे, इग्नोरिंग तीसरा देख लेते हैं, तीसरा तो है ही नहीं, 1 ओनली होता तो ठीक है, तो 1 and 3 ओनली होगा ये। अब तीसरा भी पढ़ लेते हैं, सही होगा ही होगा वो, इग्नोरिंग क्लाइमेट चेंज इज ए ह्यूज रिस्क फॉर इन्वेस्टर। ये देखो बहुत सिंपल है, इन्वेस्टर रिटर्न तभी आएंगे जब सरकार एफर्ट करेंगी। अगर इन्वेस्टर क्लाइमेट चेंज को इग्नोर करेंगे तो उनको ह्यूज रिस्क, बड़ा जो है जोखिम उठाना पड़ेगा। देखो इन्वेस्टर तभी तो मैंने यहाँ पर किया ना, तो वही चीज़ तीसरे में है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा।
आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ओके, आई थिंक अब आपको ये समझ में आने लगी होंगी धीरे धीरे चीज़ें कि किस तरह से सॉल्व करना है। ओके, चलिए ऑप्शन देख लो। 248 का नॉर्मल है, यानी कि एक पर्टिकुलर बताना है, 1 और 2 वाला नहीं देखना। 249 का 1 और 2 देखना है। चलिए ठीक है, आपने बता दिया। अब पैसेज देखो डायरेक्ट। पैसेज क्या है, पैसेज बहुत सिंपल है। ये सब यूपीएससी में पूछे हुए क्वेश्चन है, ठीक है, 2019 के। ये चीज़ याद रखना, मैं अपने रैंडम नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि कभी कभी आपको लगता है कि हाँ ये तो बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, ये तो यूपीएससी में आ ही नहीं सकते। ये यूपीएससी वाले ही क्वेश्चन हैं, तभी ये मैं आपको करा रहा हूँ, ठीक है। चलिए, द रूरल पुअर अक्रॉस द वर्ल्ड, मतलब जो रूरल ग्रामीण जो पुअर हैं पूरे विश्व में, इंक्लूडिंग इंडिया, हैव contributed little to human induced climate change, yet they are on the front line in coping with its effect। यानी कि रूरल जो पुअर हैं उन्होंने भी कंट्रीब्यूट किया है कुछ ह्यूमन इंड्यूस्ड क्लाइमेट चेंज में, जो मानव द्वारा क्लाइमेट चेंज होता है ना, उस पर कंट्रीब्यूशन है, ये बोला है, ठीक है। बट वही होते हैं जिन पर सबसे ज़्यादा उनका इफेक्ट होता है, और उसको कम भी यही करते हैं, यही लोग करते हैं, ठीक है। फार्मर कैन नो लॉन्गर रिलाई ऑन हिस्टोरिकल एवरेजेस। अब जो हमारे किसान हैं, ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया। अब जो यहाँ पर बोल रहा है, फार्मर कैन नो लॉन्गर रिलाई ऑन हिस्टोरिकल एवरेजेस फॉर रेनफॉल, टेम्परेचर एंड मोर फ्रिक्वेंट एक्सट्रीम वेदर इवेंट। अब जो किसान होते हैं वो हिस्टोरिकल एवरेजेस की यार लॉन्ग पीरियड एवरेज पर डिपेंड नहीं करते हैं, बोल रहा है, ठीक है। कैन स्पेल डिजास्टर एंड देयर आर न्यू थ्रेट सच एज सी लेवल राइज एंड इम्पैक्ट ऑफ मेल्टिंग ग्लेशियर वाटर सप्लाई। ये बहुत सारे दूसरे थ्रेट्स भी आ गए हैं, ठीक है। अब हिस्टोरिकल एवरेज पे फार्मर्स रिलाई नहीं करते हैं, एंड मोर फ्रिक्वेंट ऑन एक्सट्रीम वेदर, एक्सट्रीम वेदर पर डिपेंड करते हैं कि यार सूखा पड़ रहा है, फ्लड, बाढ़ आ गई है अचानक से। अब किसान उस पर ज़्यादा दिक्कत है वो देखते हैं, ऐसा नहीं कि यार बारिश हो रही है यानी टेम्परेचर, उस पर नहीं। हाउ सिग्निफिकेंट आर स्मॉल फार्म्स, कितने स्मॉल फार्म्स ज़रूरी हैं। 2 बिलियन पीपल हैं वर्ल्ड वाइड जो कि डिपेंड करते हैं फूड और लाइवलीहुड में। स्मॉल होल्डर जो फार्मर हैं वो 40% तक कंट्री का फूड ग्रेन बताते हैं। और यहाँ पर डायरेक्टली इस पूरे पैसेज में एक तरह से इनडायरेक्टली ये बात की गई है कि यार जो स्मॉल होल्डर फार्मर है ना, वो बहुत कंट्रीब्यूशन करते हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट हैं, बहुत ज़्यादा आवश्यक हैं। देखो खुद बोल रहा है लास्ट पॉइंट में कि स्मॉल होल्डर फार्मर इन इंडिया प्रोड्यूस 41% ऑफ कंट्री फूड ग्रेन्स एंड अदर फूड आइटम्स दैट कंट्रीब्यूट टू लोकल एंड नेशनल फूड सिक्योरिटी, राइट। चलिए अब ऑप्शन में आ जाते हैं और क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन, व्हाट इज द मोस्ट लॉजिकल और रेशनल कोरोलरी टू द अबव पैसेज। पहला, सपोर्टिंग स्मॉल फार्मर इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ एनी एजेंडा रिगार्डिंग इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो मैं यहाँ पर कहूँगा ए बिल्कुल सही है, मैं नीचे को देखूँगा भी नहीं, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्टली बोला गया है कि स्मॉल फार्मर को सपोर्ट करना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और लॉजिकली चीज़ें ये इससे डेराइव हो रही हैं। चलो आप कहोगे ए आपने सही कर दिया सर, बी सी डी तो पढ़ लीजिए, हमें बता दीजिए थोड़ा सा। पुअर कंट्रीज हैव लिटिल रोल टू प्ले इन द मिटिगेशन ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। कहीं पर ऐसा लिखा गया है कि जो गरीब कंट्री है उनका कोई रोल नहीं है, ऐसा तो यार पूरे पैराग्राफ में था ही नहीं। तीसरा देखो, ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ फार्मर होल्ड इंडिया विल नॉट हैव फूड। ये देखो, ऐसा पता नहीं क्यों ये बहुत सारे बच्चे कॉम्प्रिहेंसिव को इतना ज़्यादा टफ समझते हैं। देखो अगर नॉर्मल बच्चा भी है ना, नॉर्मल आपने प्रैक्टिस की है ना, एक बार भी सिर्फ पढ़ा है आपने, तो आप ईजिली आप ये पैसेज को सॉल्व कर ले जाओगे। यहाँ पर कहीं पर इनडायरेक्टली भी ऐसी चीज़ें मेंशन नहीं हैं। देखो यहाँ पर क्या है, इंडिया विल नॉट हैव फूड सिक्योरिटी प्रॉब्लम इन द फोरसेबल फ्यूचर, कहीं पर लिखा गया है क्या? नहीं। ओनली स्मॉल होल्डर्स, ये ओनली आ गया इसमें। कैन फूड सिक्योरिटी, नहीं, ओनली स्मॉल होल्डर नहीं यार, जनरली स्मॉल होल्डर 41% करते हैं, बाकी तो लार्ज होल्डर भी है ना, तो ओनली स्मॉल होल्डर ही थोड़ी ना फूड सिक्योरिटी को इंश्योर कर रहे हैं। तो तीनों गलत हैं। तीनों को तो वैसे अगर पढ़ते ना चौथा बच जाता, तो वैसे तो ए पढ़ने पर ही आपको पता चल गया था कि क्या चीज़ें हैं, ये सही हो सकता है या नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। द अबव पैसेज इम्प्लाइज दैट, जो ऊपर का ही पैसेज है उसके बेसिस पे था, देयर इज ए पोटेंशियल प्रॉब्लम ऑफ फूड इनसिक्योरिटी इन इंडिया। यस, फूड इनसिक्योरिटी की प्रॉब्लम तो है। इंडिया विल हैव टू स्ट्रेंथन इट्स डिजास्टर मैनेजमेंट कैपेबिलिटी। यस। अब यहाँ पर आप कहोगे सर डिजास्टर मैनेजमेंट कैसे आया? मैं कहूँगा यार यहाँ देखो कि अभी जो हमारे किसान हैं ना,
वो रेनफॉल टेम्परेचर पर उतना ज़्यादा रिलाई नहीं कर रही, वो ड्रॉट्स फ्लड्स। अब ये क्या है, डिजास्टर वाली ही चीज़ें है ना, डिजास्टर पर वाली चीज़ें हैं। ये देखो डायरेक्टली ये टर्म भी है, तो यस इंडिया को अभी स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। तो बोथ 1 एंड 2 यहाँ पर सही हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिमिलर है। आपको ऑप्शन पढ़ ले रहे हैं कि ये देखो, चलो आपने ऑप्शन पढ़ लिया कि हाँ 1-2 वाले नहीं है, नॉर्मल 1 लाइनर वाले हैं। तो सबसे पहले ये देख लिया आपने, फिर पैसेज में आ जाओ। पैसेज बहुत सिंपल है। विथ डिजिटल फिनोमिना रिस्ट्रक्चरिंग मोस्ट सोशल स्ट्रक्चर इट लिटिल सरप्राइज। अब यहाँ पर पूरे डिजिटल फिनोमिना की बात की जा रही है। ठीक है, आर नाउ आइंग द डिजिटल एरिया इन अटेम्प्ट टू प्री एम्प्टिवली कॉलोनाइज इट। बिग डेटा इज फ्रीली कलेक्टेड टू माइंड। देखो बिग डेटा फ्रीली कलेक्ट भी किया जा रहा है और माइंड किया जा रहा है डेवलपिंग कंट्रीज से, मतलब भारत से। जनरली भारत एक डेवलपिंग कंट्रीज में आ रहा है। बिग डेटा का मतलब क्या होता है पता है आपको? बिग डेटा का मतलब है, सपोज मान के चलो आपने आज अमेजोन में सर्च किया वॉशिंग मशीन। ठीक है, क्या सर्च किया? वॉशिंग मशीन सर्च कर ली। अब आप देख रहे हो गूगल पे, यूट्यूब पे, ठीक है, किसी भी कोई भी IS बाबा की वेबसाइट खोल रहे हो, विजन IS की वेबसाइट खोल रहे हो, तो आपको नीचे से जो ऐड दिखाते हैं ना, वो वॉशिंग मशीन के दिख रहे हैं आपको। आप कह रहे हो ये कैसे हो रहा है? कभी कभी ऐसा भी होता है। तो यही चीज़ें हैं, ये तो मैं एक एंगल बता रहा हूँ आपको, बहुत सारे ऐसे एंगल हैं जिस पे आपका डाटा लिया जाता है। तो बिग डाटा अब क्या होता है, देखो बहुत इसका इनडायरेक्टली चीज चाहता हूँ। वॉशिंग मशीन, अब क्या होगा, अब अमेजोन को पता चल गया है, अमेजोन के पास डाटा है कि बहुत सारे लोग वॉशिंग मशीन सर्च कर रहे हैं। तो अब USA में एक कंपनी खुल जाएगी वॉशिंग मशीन की, हमारे पर्टिकुलर नीड के बेसिस पे, फिर बस वो इंपोर्ट होगा। तो ये मैं सिर्फ एक कैटेगरी बता रहा हूँ, ऐसा हमेशा होता है। USA कंपनी खोल देता है, USA प्रोडक्ट लॉन्च कर देता है हमारे यहाँ इन्फ्लक्स करने के लिए। ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश सरकार ने भी तो यही किया था, अपने यहाँ प्रोडक्ट बनाए और हमारे यहाँ बेचे। ठीक है, तो चलिए ये तो दूसरी बात हो जाती है, बट यहाँ पर बिग डेटा की बात की जा रही है कि डेवलपिंग कंट्रीज से कलेक्ट भी किया जाता है, माइन भी किया जा रहा है, और कन्वर्ट इसको किया जाता है इनटू डिजिटल इंटेलिजेंस इन डेवलप्ड कंट्रीज। जैसे USA में इसको डिजिटल इंटेलिजेंस की तरह कन्वर्ट किया जा रहा है। समझ में आया? दिस इंटेलिजेंस बिगिन टू कंट्रोल डिफरेंट सेक्टर। यही इंटेलिजेंस अलग अलग सेक्टर कंट्रोल करेगा एंड एक्सट्रैक्ट मोनोपोली रेंट्स, वही चीज़ें हैं, मोनोपोली बना देगा। ए लार्ज फॉरेन कंपनीज प्रोवाइड कैब सर्विसेज नॉट ए नेटवर्क ऑफ कार। एक डिजिटल इंटेलिजेंस है जहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट को कंट्रोल किया जा सकता है, रोड्स को कंट्रोल किया जा सकता है, ट्रैफिक को, इवेंट को, बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स बता जा सकता है। ठीक है, तो ये पूरा ये समझ में आपको आई थिंक आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट लॉजिकल और रेशनल, ठीक है, रेशनल कोरोलरी टू द अबव पैसेज। ठीक है, और विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट डेफिनेटली इंप्लाइड बाय द अबव पैसेज। दो क्वेश्चन है इसी के बेसिस पर। चलिए पहला, ग्लोबलाइजेशन इज नॉट द इंटरेस्ट ऑफ इंडिया एज इट अंडरमाइन इट्स। क्या ग्लोबलाइजेशन की बात की गई है यार? पैसेज में अगर आपको ध्यान होगा तो एक तो मैंने ये अंडरलाइन किया, डिजिटल फिनोमेना, एक बिग डेटा किया, डेवलपिंग कंट्रीज़ किया, माइंड किया, डेवलप्ड कंट्रीज़ किया, और मैंने मोनोपोली की बात की गई, और ट्रांसपोर्ट रोड ट्रैफिक को कंट्रोल किया जा सकता है इसके बारे में तो इनडायरेक्टली भी कोई बातें नहीं हुई ना, तो ये तो गलत हो जाएगा, ये गलत। इंडिया शुड बी केयरफुल टू प्रोटेक्ट इट्स डिजिटल सॉवरेनिटी इन ग्लोबल ट्रेड टॉक्स। अब ये देखो बी हो सकता है, ऐसा क्यों? यहाँ पर देखो बिग डेटा को माइन किया जा रहा है, कहाँ से? डेवलपिंग कंट्रीज। अब मैंने कहा डेवलपिंग कंट्री कौन है? भारत और चाइना ही तो है ना? और मोनोपोली बनाई जा रही है, मोनोपोली जो डेवलप्ड कंट्री है वो। तो इनडायरेक्टली, मैं तो कहूँगा इनडायरेक्टली भी नहीं, ये डायरेक्टली है। देखो इंडिया शुड बी केयरफुल टू प्रोटेक्ट डिजिटल सॉवरेनिटी को प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि नहीं तो मोनोपोली बना देंगे ये।
ठीक है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि यार कोई चीज़ डायरेक्ट कहाँ पर मेंशन है, कोई चीज़ इनडायरेक्ट कहाँ पर मेंशन है। तो आंसर हो जाएगा हमारा बी। इंडिया शुड, देखो चलो बी तो मैं आंसर कर देता हूँ, बट यहाँ पर सी देखो, इंडिया शुड चार्ज मोनोपोली रेंट्स फ्रॉम मल्टीनेशनल कंपनी इन एक्सचेंज फॉर बिग डेटा। कहीं पर लिखा गया है क्या इंडिया को मोनोपोली रेंट्स? आप कहोगे ये टर्म है तो ये दिया है, पर टर्म को अच्छे तरह समझो। यहाँ पर ये बोल रहा है कि यूएसए मोनोपोली बना सकता है, ठीक है, पर यहाँ पर इंडिया को मोनोपोली रेंट चार्ज करने चाहिए, शुड चार्ज करने चाहिए, ये नहीं लिखा गया है और ना करना भी चाहिए। पैसेज के अकॉर्डिंग आंसर करना है। ये इंडिया को चार्ज शुड चार्ज लिख रखा है, नहीं, ऐसा नहीं है। द लॉस ऑफ बिग डेटा फ्रॉम इंडिया इज़ प्रोपोर्शनल टू डिग्री वैल्यू ऑफ फॉरेन ट्रेड। ऐसा भी नहीं है कि यार बिग डेटा अगर हम लूज़ कर रहे हैं तो उससे फॉरेन ट्रेड की वैल्यू में घटता बढ़ोतरी दिखेगी, नहीं, ऐसा मतलब इनडायरेक्टली कहीं नहीं बोला गया है उस पैसेज में। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है कौन सा अब पैसेज से, वही बिग डेटा इज द की रिसोर्स इन डिजिटल स्पेस। यस, ये आंसर हो सकता है, बट आगे की भी ऑप्शन देखते हैं। बिग इकोनॉमीज क्रिएट बिग डेटा, कहीं लिखा गया है क्या? क्या यूएसए ही बिग डेटा क्रिएट कर सकते हैं? नहीं, गलत। एक्सेस टू बिग डेटा इज द प्रेरोगेटिव ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज। एक और चीज़ ये याद रखना, ठीक है, कि कहीं पर आपको देखो बहुत सारे ऐसे पैसेज होते हैं जहाँ पर आपको किसी चीज़ का मतलब समझ में नहीं आता, और बहुत बार होता भी ऐसा है। तो आप क्या करो, कुछ उसको मतलब समझने की कोशिश मत करो, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, हालांकि मैं बता देता हूँ इसका मतलब। प्रेरोगेटिव का मतलब होता है एक्सक्लूसिव राइट, एक्सक्लूसिव राइट। तो यहाँ पर क्या है कि बिग डाटा जो एक्सेस कर पाएगा, क्या वो सिर्फ डेवलप्ड कंट्रीज़ का एक्सक्लूसिव राइट है? क्या वही जैसे यूएसए है, जापान है, वही उनको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं क्या? नहीं, ऐसा नहीं दिया है। एक्सेस टू एंड पोजीशन ऑफ बिग डाटा इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज़। वही क्या विशेषता डेवलप्ड कंट्रीज़ की उनके पास बिग डाटा वो माइन करते हैं? नहीं, ऐसा कहीं पर लिखा ही नहीं गया है। आंसर है ए। आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है आपका कौन सा है, ठीक है, ये है ऑप्शन, ये है, 4 ऑप्शन है ए बी सी और डी, और इसी तरह के ऑप्शन है। तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। लो एंड टीओटी, आईओटी है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आईओटी, ठीक है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। आप कह रहे हैं एलेक्सा गाना प्ले कर दो, एलेक्सा गाना बजा दे रही है, ठीक है, एलेक्सा गाना बजा दे रही है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। यहाँ पर बोला जा रहा है कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइसेस आर चीप, मतलब ये डिवाइसेस सस्ते होते हैं, ये डिवाइसेस सस्ते होते हैं। जो एड्रेसिंग सिक्योरिटी वुड ऐड टू द कॉस्ट। दिस क्लास ऑफ आइटम इज़ प्रोलिफरेटिंग विथ न्यू एप्लीकेशन। अब नई नई एप्लीकेशन भी जुड़ जाती हैं। प्रोलिफरेटिंग का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। होम अप्लाइंसेज है, चाहे थर्मोस्टेट है कि कितना टेम्परेचर आपको बताया जा रहा है, सिक्योरिटी है, सीसीटीवी का कहाँ मुंह घुमाना है, पर्सनल कन्वीनियंस के लिए ये हेल्प करता है। सो आर लिटलेस ट्रैकर, आपका मेडिकल इम्प्लांट्स हो गया, आप जैसे जिम जाते हैं तो आपके हाथ में घड़ी में ट्रैकर होता है। तो ये पूरा IoT इज एक्सपेक्टेड टू एक्सपेंड एक्सपोनेंशियली बट न्यू सिक्योरिटी चैलेंजेस आर डॉन्टिंग। बढ़ रहा है पर नए सिक्योरिटी चैलेंजेस भी हैं, जैसे प्राइवेसी बहुत ज़्यादा मैटर करती है, तो ये डॉन्ट हो रहा है, ठीक है। चलिए ऑप्शन बहुत सिंपल है। पहला है डेवलपमेंट ऑफ इनेबलिंग टेक्नोलॉजी इन इंडिया कैन बी ए बिग बूस्ट टू इट्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। कहीं पर लिखा गया है क्या कि हम टेक्नोलॉजी डेवलप करेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बूस्ट होगा? नॉर्मली चीज़ अच्छी है, नॉर्मली आप किसी भी जगह इसको सही मान सकते हो, बट अकॉर्डिंग टू पैसेज यहाँ पर तो लिखा ही नहीं गया है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की दूर दूर तक बातें हुई ही नहीं हैं, तो गलत। तो ये हो जाएगा गलत, हाँ मैं गलत, ठीक है। ये ऑप्शन कह रहा है हाँ मैं गलत। दूसरा, इंडिया इज नॉट येट फुली रेडी टू अडॉप्ट IoT। यहाँ पर ऐसा भी नहीं बोला गया कि यार भारत अभी रेडी नहीं है IoT को ऑप्ट करने के लिए, कहीं बोला गया है क्या? ये बिल्कुल भी नहीं यार। मैं कहूँगा यार कॉम्प्रिहेंसिव आप लोग समझने की कोशिश करा करो, और ये तभी होगा जब प्रैक्टिस आप बहुत सारी कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्व करते रहोगे, तो आपकी एक हैबिट बन जाएगी कि हाँ ये सही है, ये गलत है, ठीक है। लाइफ बिकम मोर कंफर्टेबल विद डेवलपमेंट ऑफ चीप, ये चीप है, ठीक है, चीप लो। अब यहाँ पर आप बहुत सारे बच्चे समझेंगे सर ने तो चीप को हाईलाइट किया था, ये आंसर होगा। लाइफ बिकम मोर कंफर्टेबल, लाइफ कंफर्टेबल हो जाती है जब हम विद द डेवलपमेंट ऑफ चीप लो और IoT डिवाइसेस से,
ठीक है, कंफर्टेबल हो जाती है, ये ठीक है, बट ऑप्शन डी भी आप पढ़ोगे, ठीक है, आप पढ़ोगे, क्योंकि यार इनडायरेक्टली ये नहीं बोल रहा कि ये चीप जब हम लो IoT डिवाइसेस बनाते हैं तब ये लाइफ कंफर्टेबल होती है, ये इनडायरेक्टली है, पर डायरेक्टली इसको सही नहीं है। पर डी देखो, एज वी गो डिजिटल, जब हम डिजिटल जाते हैं, अगर आप देखोगे ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिजिटल की बात कर रहे हैं, डिवाइसेज आर चीप बोल रहा है, डिवाइसेज आर चीप, ऐसा नहीं कि हम चीप डिवाइसेस बनाते हैं, डिवाइसेस चीप होते हैं। एज वी गो डिजिटल वी मस्ट रिकॉग्नाइज द ह्यूज थ्रेट टू इंटरनेट सिक्योरिटी फ्रॉम सम IoT डिवाइसेस। अब देखो, अगर आप कहोगे यार चौथा क्यों सही होगा सर, सी क्यों सही नहीं होगा, दोनों देखो, दोनों ही हमारा पूरा महत्वपूर्ण, दोनों ही ऑप्शन सही हैं आपके, बट ज़्यादा कौन सा सही है, क्योंकि यहाँ पर 1 सी और डी ऑप्शन नहीं है ना हमारे पास ऐसा कोई, ज़्यादा कौन सा सही है, ज़्यादा आपका सही होगा डी वाला। क्यों? अब ऐसा मैंने क्यों कहा यार, देखो अगर आप देखोगे लास्ट वाला, द IoT इज एक्सपेक्टेड टू एक्सपेंड कर रही है, बट न्यू सिक्योरिटी चैलेंजेस आर डॉन्टिंग, तो वही चीज़ें तो बोल रही हैं लास्ट में, कि जैसे हम डिजिटल होते हैं रिकॉग्नाइज करना चाहिए इंटरनेट ऑफ थिंग्स के ह्यूज सिक्योरिटी चैलेंजेस IoT डिवाइसेस के, तो ये डी ज़्यादा ऑप्शन सही है एज़ कम्पेयर टू सी, क्योंकि मोर कंफर्टेबल की बात नहीं की गई है। हालांकि डेवलपमेंट ऑफ चीप लो IoT डिवाइसेस बनाते हैं, कंफर्टेबल करते हैं, पर इसकी बात नहीं की गई है पैसेज में, डायरेक्टली इसकी बात की गई है कि थ्रेट है। तो आप कहेंगे सर बिल्कुल सही है, ये देखो आपने बता दिया। चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, बाकी जो मैं कुछ 2-3 क्वेश्चन लास्ट के लिए बचा रहा हूँ जो आपको प्रिपेयर करने हैं, ठीक है, ये मैं आपको PDF शेयर कर दूंगा। आज की इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। हे ऑल राइट एंड वेलकम टू ऑल। देखिए UPSC प्रीलिम्स बैच 2022 499 रुपीज़ में पूरा बैच आपको मिलेगा। NCERT रेफरेंस बुक, एक्सट्रैक्टेड नोट्स प्लस वीडियोस, सभी सब्जेक्ट 13 मंथ का करंट अफेयर मंथ वाइज प्लस वीडियोस मिलेगी। लेना बहुत सिंपल है, दिए गए नंबर पर आप गूगल पे फ़ोन पे कर सकते हैं, जो भी पेमेंट करेंगे उसकी स्क्रीनशॉट सेम नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, राइट। पेमेंट करने के बाद कुछ ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप के बैच में आपको ऐड किया जाएगा जहां पर सभी PDF आपको लाइन वाइज मिल जाएगी, लिंक आपको सीक्वेंस वाइज मिल जाएंगे, ये अनलिस्टेड लिंक हैं। तो जब व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ऐड किया जाएगा ये सब आपको एक साथ मिल जाएंगे, चाहे हिस्ट्री है, जो भी प्रीलिम्स के लिए आप तैयारी कर रहे हैं। ये वीडियो लेक्चर सीरीज सिर्फ प्रीलिम्स के लिए ही होगी, जो कि होने वाला है 5 जून को। आगे जितनी भी वीडियोस आप देख रहे हैं, जितनी भी PDF आप देख रहे हैं, वही सिमिलर PDF और वीडियोस आपको व्हाट्सएप ग्रुप में व्हाट्सएप के थ्रू दे दिए जाएगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। बट PR पब्लिकेशन की मोबाइल एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी वेबसाइट edupsa से भी आप परचेज कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। बाकी आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम में, आपको बिना स्पेस दिए टेलीग्राम में PR पब्लिकेशन सर्च करना है। आप हमारी एंड्रॉयड एप्लीकेशन PR पब्लिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन पूछने के लिए रिगार्डिंग एनी एग्ज़ाम पंकज बोरा 534 इंस्टाग्राम की ID है, मैसेज भेज के अपनी क्वेरी आप पूछ सकते हैं। आपको आगे आने वाली जो NCERT MCQ टेस्ट सीरीज है 6 to 12 हर एक सब्जेक्ट की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक प्लस प्रीवियस ईयर 15 साल के जो क्वेश्चन हैं वो 499 रुपीज़ में लाइफ टाइम एक्सेस दे दिया जाएगा। PDF के फॉर्मेट में होगी। आपको करना बहुत सिंपल है, या तो आप यहाँ से ले सकते हैं या सिंपल इस नंबर पर 7505134891 पर गूगल पे फ़ोन पे करेंगे और जो भी पेमेंट होगी उसकी स्क्रीनशॉट सेम नंबर पर व्हाट्सएप करेंगे। हम आपको वो PDF सभी व्हाट्सएप और टेलीग्राम में सेंड कर देंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।